हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और फ्रेजल वर्ब्स अपन स्टार्ट कर चुके थे। मैंने आपको फ्रेजल वर्ब्स में एग्जाम्पल दिए थे। कौन से एग्जाम्पल दिए थे? मैंने लुक का एग्जाम्पल दिया था, मैंने टेक का एग्जाम्पल दिया था। और अगर आपने पिछली क्लास की मेरी वर्कशीट सॉल्व की है, उसको नोटिस किया है, उसको एग्जाम्पल्स देखे हैं, तो आपने बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स अभी तक देख लिए होंगे, है ना? हाँ, तो ये तो मैंने यही दिया है। मैंने उसमें 18 फ्रेजल वर्ब्स दिए हैं और हर फ्रेजल वर्ब का मैंने 10 टाइप ऑफ यूसेज दिया है। ठीक है, तो 180 के आसपास उसमें एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे आपने अगर वर्कशीट देखी है तो मैं इनको रिपीट नहीं करूंगी, मैं इनको डायरेक्ट यूज करूंगी। अगर आपने अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो और आपने वो वर्कशीट नहीं सॉल्व करी है, नहीं नोट डाउन की है, तो आप फ्रेजल वर्ब्स की जो फर्स्ट क्लास है वहां जाओ। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का एड्रेस मिलेगा, वहां जाना है। वहां पर आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी, वर्कशीट की मिल जाएगी, और फिर उस वर्कशीट को आपको खोल के बैठना है जब आप ये वाली क्लास देखो। ठीक है, गुड, लेट्स स्टार्ट। फ्रेजल वर्ब्स के मैंने टाइप्स पे आपको ड्रॉप किया था। ठीक है, हमने फ्रेजल वर्ब्स को इंट्रोड्यूस किया था। क्या होते हैं फ्रेजल वर्ब्स? फ्रेजल वर्ब्स होते हैं आपके वर्ब, ये कैसे लिखा है मैंने? ओके, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं आपकी वर्ब, क्रिया, प्लस कोई एक ऐसा वर्ड जो कि या तो प्रेपोजिशन होता है या फिर एडवर्ब होता है, और इन सर्टेन केसेस कंजंक्शन भी हो सकता है। ये वर्ब प्लस पार्टिकल या पार्टिकल्स कुछ फ्रेजल वर्ब्स में दो भी होते हैं, जैसे लुक फॉरवर्ड टू, जैसे ब्रिंग इट ऑन। ठीक है, इसमें क्या है? तीन वर्ड्स हैं। ये तो आपका वर्ब है और वो क्या है? आपके पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो एक या मैक्सिमम दो पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो आपके फ्रेजल वर्ब्स का काम करते हैं सेंटेंस में। इनका मतलब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब्स एक्चुअली काम क्या करते हैं? लेट्स रिवाइज इट अ बिट। वर्ब्स का मीनिंग चेंज नहीं करते हैं, वर्ब्स का यूजेज चेंज करते हैं। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है, अगर वर्ड्स को अलग अलग देखेंगे तो लुक का मतलब देखना होता है, आफ्टर का मतलब बाद में होता है। लेकिन जब अपन लुक आफ्टर बोलते हैं तो इसका मतलब होता है देखभाल करना। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लो कि तबीयत खराब होगी, उसके बाद में ही तो देखभाल करोगे ना। ठीक है, उसके बाद में ही तो देखभाल करनी है, तो बाद वाला पोर्शन भी आपका आ गया और देखभाल आपका मीनिंग भी सेट हो गया। तो ऐसे याद करो, है ना? वट एवर वर्क्स फॉर यू, जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। आपका सेंस चेंज होता है, जो सेंटेंस में जो मैसेज देना चाहता है वर्ब, सॉरी फ्रेजल वर्ब, वो मैसेज चेंज कर देता है। आपकी वर्ब का मीनिंग वही रहता है, आपका प्रेपोजिशन जो पार्टिकल का मीनिंग है वो भी मीनिंग तो वही रहता है, उसका सेंस बदल जाता है। ठीक है, जो मैसेज आप तक पहुंचना है वो मैसेज दूसरा पहुंचता है। चलो, तो अब टाइप्स देखते हैं। 6 या 7 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव का वर्ब्स का मतलब, फ्रेजल वर्ब्स का मतलब होता है कि कोई ऐसी फ्रेजल वर्ब जिसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है रेफर करने के लिए। जैसे मेरे सामने ये पानी की बॉटल रखी है, ठीक है, ये यहाँ टेबल पे रखी है। अगर मैं बोलती हूँ पिक इट अप, तो जिसको भी मैं ये इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ पिक इट अप, तो इट का मतलब क्या है यहाँ पे? पिक इट अप, या फिर पिक अप द बॉटल, यही बोला मैंने, है ना? या फिर कोई आपके रिलेटिव हैं, एयरपोर्ट पे हैं, उनको आपको पिक करना है, तो मैं क्या बोलूंगी? पिक अप योर मौसी फ्रॉम द एयरपोर्ट, राइट? तो पिक और अप ये जब दो यूज होंगे तो इनको किसी एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है ना? जिस चीज को या जिस व्यक्ति को, जिसको भी उनको पिकअप करना है, उसका रेफरेंस होना जरूरी है, या एटलीस्ट उसकी तरफ डेमोन्स्ट्रेटिव एक इशारा होना जरूरी है। इसे कहते हैं ट्रांजिटिव। पिकअप को सामान की जरूरत है जिसको पिक करना है, कोई थॉट नहीं पिक कर सकते आप। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जरूरत है। इसीलिए जब अपन बोलते हैं पिक अप तो आपको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। जैसे अपन बोलते हैं पिक अप तो आपको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। यहां पर इट अगर है ना, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट को ही डिनोट कर रहा है। हो सकता है मैंने उस बॉटल के लिए पहले भी बोला हो, तो मैंने क्या किया? इस बॉटल को प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि बॉटल क्या है? नाउन है। मैंने प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया, लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट तो प्रेजेंट है, राइट? सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूं मैं, किसी चीज की डिनोशन की बात कर रही हूं, कि मैं उसको डिनोट कर रही हूं कि किस बारे में बात हो रही है। ओके, चलो, तो ये समझ में आ गया है ना? करेक्ट एग्जाम्पल क्या है? प्लीज पिक अप द बुक। इनकरेक्ट एग्जाम्पल क्या है? प्लीज पिक अप। ये इनकरेक्ट है, चाहे आप इसको रेफर कर सकें चाहे ना कर सकें, जिसको आप बोल रहे हैं उसको पता हो किस बारे में बात हो रही है नहीं हो रही है, एज अ सेंटेंस ये इनकम्प्लीट है। ठीक है ना? एज एन इंग्लिश सेंटेंस ग्रामेटिकली ये इनकम्प्लीट है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। ओके, चलो, तो ट्रांजिटिव क्या हुआ? जिसमें फ्रेजल वर्ब को रेफरेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। उसके बाद में होते हैं आपके इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा।
यहाँ पर फ्रेजल वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, वेक अप, नींद से जगना। ठीक है, अब हिंदी में तो मैंने बोला नींद से जगना, इंग्लिश में भी वेक अप फ्रॉम स्लीपिंग हो सकता है, लेकिन वो एक रिपीटिशन है, रिडंडेंसी है। आप जगेंगे, नींद से ही जगेंगे ना, तो फिर नींद से बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, तो सिर्फ ये बोल दूं कि जगो अब सुबह हो गई, उठो, तो उठो क्या, नींद से उठो, है ना, तो वो नींद से बोले बिना मेरा काम चल जाएगा। इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट दैट आई हैव टू रेफर। इसलिए वेक अप जो है इसका मतलब होता है सोना बंद करो, जगो। तो सोना बंद करो का अपने आप मीनिंग होता है जगना। मुझे किसी और ऑब्जेक्ट की रेफरेंस की जरूरत नहीं है। ओके, आई वेक अप एट 7 AM, आई स्टॉप स्लीपिंग एट 7 AM, इट डजंट मेक सेंस। इसलिए आई वेक अप एट 7 AM, इसका कोई ऑब्जेक्ट की यहां पर जरूरत नहीं होती है। ये सेंटेंस अपने आप में ग्रामेटिकली करेक्ट भी है और इसका कंप्लीट मीनिंग भी निकल रहा है, इसलिए ये सेंटेंस मीनिंगफुल है। ओके, है ना। ट्रांजिटिव कौन सा हुआ जिसमें फ्रेजल वर्ब को किसी रेफरेंस ऑब्जेक्ट की जरूरत है। इंट्रांजिटिव कौन सा है जिसमें फ्रेजल वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट रेफरेंस की जरूरत नहीं है। उसके बाद में है आपका इनसेपरेबल। ठीक है, पहले सेपरेबल है, सेपरेबल देखते हैं। सेपरेबल का मतलब होता है कि ऐसा फ्रेजल वर्ब जिसमें वर्ब और पार्टिकल के बीच में मैं वर्ड्स को इंसर्ट कर सकती हूं। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, पिक इट अप। हाँ, पिक इट अप, फ्रेजल वर्ब क्या है यहाँ पे? यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है पिक अप। मैंने बीच में क्या घुसाया? इट। ग्रामेटिकली सही है। तो एक ऐसा फ्रेजल वर्ब जिसके बीच में मैं कुछ और वर्ड्स को इंसर्ट कर सकती हूँ, स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट, तो वो सेपरेबल होता है। सेपरेबल का मतलब क्या होता है? जिसको मैं अलग अलग कर सकूं। उसका एग्जैक्ट उल्टा होगा आपका इनसेपरेबल। इनसेपरेबल में मैं फ्रेजल वर्ब में जो दो वर्ड्स हैं, वर्ब और पार्टिकल, उसको अलग अलग नहीं कर सकती। उसके बीच में मैं कोई और वर्ड इंसर्ट नहीं कर सकती। वो वर्ड्स जो बीच में इंसर्ट होने चाहिए थे, नहीं कर सकती, नहीं हो सकते, उन वर्ड्स को मैं एज एन ऑब्जेक्ट बाद में रेफर करूंगी। ठीक है, जैसे लुक आफ्टर, आई लुक आफ्टर माई पेरेंट्स, आई लुक आफ्टर माई पेरेंट्स। ऑब्जेक्ट क्या है? माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता ऑब्जेक्ट हैं यहां पे सेंटेंस के लिए। ठीक है, तो इसको रेफर करना जरूरी तो है, लेकिन मैं इसको इन दोनों के बीच में नहीं डाल सकती। ये है इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब। ठीक है, मैं 10 फ्रेजल वर्ब्स जो कि हर कैटेगरी में फॉल करते हैं विद एग्जांपल्स एंड मीनिंग्स ऑलरेडी वर्कशीट में तैयार कर चुकी हूं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, वर्कशीट अवेलेबल है, वहां जाना है, वर्कशीट देखनी है, एग्जाम्पल्स खुद के क्रिएट करने हैं और आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स कौन से हैं? जिनको मैं अलग कर सकती हूँ, जिनके बीच में मैं दूसरे वर्ड्स को इंसर्ट कर सकती हूँ। टर्न ऑफ द टीवी या फिर टर्न द टीवी ऑफ। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ आ गए? बीच में आ गए ना। और आपका फ्रेजल वर्ब क्या है? टर्न ऑफ। उसी तरह से स्विच ऑफ भी हो जाएगा, उसी तरह से पिकअप मैंने लिखा है वो भी हो जाएगा, है ना। ठीक है, इंसेपरेबल देख लिया अपन ने, जिसमें अलग अलग नहीं हो सकते। लुक आफ्टर देख लिया, उसके अलावा लुक ओवर हो सकता है, लुक ओवर, है ना। लुक ओवर योर शोल्डर, तो अपन ऐसे करके पीछे देखते हैं, चेक करते हैं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, तो वो क्या है? लुक ओवर। इसको मैं अलग अलग नहीं कर सकती, है ना। वैसे ही यहां पर आ सकते हैं अपन, ब्रिंग ऑन, ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है। पिछली क्लास वाली वर्कशीट आपके सामने ओपन है, ये फ्रेजल वर्ब उसमें मेंशन्ड है ना। तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ? ब्रिंग इट ऑन। वैसे ही यहां पर एक फ्रेजल वर्ब लिखते हैं, गिव ओवर। ओके, यहां पर एक फ्रेजल वर्ब लिखते हैं, गिव अप। गिव अप का मतलब क्या होता है? हार मान लेना, अब और ट्राई नहीं करना, आई हैव गिवन अप। ठीक है ना, इसके बीच में क्या कर सकते हैं? गिव इट अप। ठीक है, सेपरेबल इनसेपरेबल समझ में आ गया? गुड। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेजल वर्ब्स जिनका लिटरल मीनिंग होता है, जिनको हम लिटरली यूज करते हैं। लिटरल का मतलब क्या होता है? जो इनका ट्रांसलेशन है एग्जैक्टली उसी रूप में हम इनको काम में ले रहे हैं। ठीक है, उसका मतलब होता है लिटरली। जब ये लोग लिटरली को गलत तरीके से यूज करते हैं ना, तो मेरा है ना दिल थोड़ा सा ना टूट सा जाता है। प्लीज लिटरली वर्ड को हर कहीं यूज मत करा करो। मॉडर्न पार्लेंस में वैसे ही लिटरली का कुछ खास मीनिंग रहा नहीं है, तो थोड़ा सा सोच समझ के वर्ड्स को यूज करना चाहिए। ठीक है, आई एम लिटरली डाइंग, बोलते हैं ना कि अपन बहुत थक जाते हैं, और जनरली आपको ये इंटरनेट लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। और सब बोलते हैं, जैसे मैं बहुत ज़्यादा जिम में वर्कआउट कर लिया, आई एम लिटरली डाइंग, माई लेग्स आर लिटरली फॉलिंग ऑफ।
नो दे आर नॉट फॉलिंग ऑफ, ठीक है, वो टूट के नहीं गिर रहे हैं, यू आर जस्ट टायर्ड, ठीक है, यू आर नॉट डाइंग, ओके। तो लिटरली वर्ड का जो यूजेज है उसका मतलब ये होता है कि जिस स्वरूप में उसका मतलब है उसी स्वरूप में उसको यूज किया जाए, ठीक है, राइट। तो यहां पर ऐसे फ्रेजल वर्ब्स जिनको उनके एग्जैक्ट मीनिंग के हिसाब से यूज किया जाता है, जैसे सिट डाउन, ठीक है, जैसे टेक ओवर, ठीक है, और बताऊं, जैसे स्टैंड अप, सिट डाउन का उल्टा कर देते ना, स्टैंड अप ठीक है, ओके। वैसे ही लुक अराउंड, ओके, राइट, समझ में आ गया। टेक ओवर का क्या मतलब होता है, किसी के ऊपर से ले लेना, किसी का कंट्रोल छीन लेना, किसी के ऊपर, किसी को वश में कर लेना, ठीक है, टेक ओवर, ये लिटरल मीनिंग है, राइट। स्टैंड अप, खड़े होना, अप मतलब ऊपर, स्टैंड मतलब खड़ा, ठीक है, ओके। सिट डाउन का मतलब क्या होता है, बैठ जाना, सिट मतलब बैठना, डाउन मतलब नीचे, राइट। लुक अराउंड, लुक का मतलब क्या होता है, देखना, अराउंड का मतलब क्या होता है, चारों तरफ, तो लुक अराउंड का मतलब क्या होता है, थोड़ी नजर दौड़ाओ। इसी रूप में इनको यूज करते हैं, इसी रूप में इनको समझा भी जाता है। ये होते हैं आपके लिटरल मीनिंग वाले फ्रेजल वर्ब्स। इसके नेक्स्ट होते हैं आपके इडियोमेटिक मीनिंग वाले फ्रेजल वर्ब्स। आपने मेरी इडियम्स की क्लासेस देखी हैं, मैं 300 इडियम्स कवर कर रही हूँ, जिसमें से आई थिंक 100 इडियम्स तक अभी तक मैंने पोस्ट कर दी हैं। उसके अलावा मैं और 200 इडियम्स तैयार करूंगी आपके लिए, और 500 इडियम्स मैं आपको वर्कशीट में करके दूंगी इन बैचेस, है ना, एक साथ नहीं लेंगे अपन, इतना लोड नहीं लेना है अपन को। बट वो इडियम्स ऐसी हैं जो आप यूज करते हैं, जो आपको यूज करनी है, आनी चाहिए, और उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स को छान के छांट के वो सब तैयार किया है, तो प्लीज देखना जरूर उस चीज को। इडियम्स, इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे, ऐसे फ्रेजल वर्ब्स जिनको हम एज अ मुहावरा यूज करते हैं, उनका लिटरल मीनिंग नहीं यूज करते, ठीक है। तो कौन से हो गए, जैसे थ्रो अप, ठीक है, THROW। आज मेरे इस रिस्ट में चोट लग गई थोड़ी सी, तो मैं ठीक से लिख नहीं पा रही, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। चोट क्यों लग गई, क्योंकि हम थोड़ा सा जोश में आ गए जिम में, कोई बात नहीं। थ्रो अप, थ्रो अप का मतलब क्या होता है, उल्टी करना, है ना, थ्रो अप, उल्टी करना। तो थ्रो का मतलब क्या होता है, फेंकना, अप का मतलब क्या होता है, ऊपर, तो इसका मतलब क्या निकला, ऊपर फेंकना, ऐसा तो है नहीं, उल्टी करी है मैंने, ठीक है, इसको कहते हैं थ्रो अप। वैसे ही यहाँ पर है गिव अप, गिव अप का मतलब होता है टू स्टॉप ट्राइंग, अब और मेहनत नहीं हो रही, आई हैव गिवन अप, अब और मैं ट्राई नहीं कर सकती, अब मैंने हार मान ली, आई एम गिविंग अप, तो गिव अप हो गया, ठीक है, ये समझ में आया। उसी तरह से यहां पर इडियोमेटिक यूज में लुक आफ्टर, जो अपन पहले देखे थे ना इनसेपरेबल में, वो यहां पर भी फॉल कर सकता है, क्योंकि लुक और आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में देखना, लेकिन यहां पर अपन ने क्या यूज किया है, इसका देखभाल करने में यूज किया है। समझ में आ गया, ये आपके क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रेजल वर्ब्स हैं। फ्रेजल वर्ब्स को आपको दो तरीके से यूज करना होता है, ये मैं आपको एक सेपरेट तरीके से समझा रही हूं। फ्रेजल वर्ब्स को आपको 2 टाइप्स यूज करना होता है। पहला, आपको एवरीडे पार्लेंस में यूज करना है, ये आपके लिए बाय द वे एक्टिविटी है, इसको होमवर्क समझो, इसको असाइनमेंट समझो, प्रोजेक्ट समझो, कुछ भी समझो, ये आपको करना है, ठीक है ना। एवरीडे यूज करना है आपको फ्रेजल वर्ब्स का, और यहां पर आपको इडियोमेटिक यूज करना है फ्रेजल वर्ब्स का। ये आप एक्सरसाइज करेंगे, जो मैं वर्कशीट दे रही हूं उसमें से 200 फ्रेजल वर्ब्स हैं, उसमें से आपको हर फ्रेजल वर्ब को इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में प्लेस करना है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको समझाया था, एवरीडे यूज में जैसे अपन बोलते हैं लुक आफ्टर, लेकिन ये इडियोमेटिकली भी यूज किया जाता है, इडियोमेटिकली ही यूज किया जाता है, तो यहां पर भी आएगा लुक आफ्टर। आपको हर फ्रेजल वर्ब के आगे एवरीडे यूज और इडियोमेटिक यूज का एक आइकॉन लगाना है। इससे आपके 2 पर्पस सॉल्व होंगे। पहला, आपको फ्रेजल वर्ब्स को यूज करना आ जाएगा, एग्जाम्पल्स फॉर्म हो जाएंगे और आप इनको भूलेंगे नहीं। दूसरा, आपके पास में एक पर्टिकुलर नोटबुक तैयार हो जाएगी, नोट्स तैयार हो जाएंगे इस एक्सक्लूसिव टॉपिक के ऊपर। ये जरूरी है, आई कैन नॉट एम्फेसाइज ऑन दिस इनफ। एरर डिटेक्शन के ज्यादातर क्वेश्चंस में यही आता है। ये सुन के, देख के, सोच के ही आसान लगता है, जब सामने क्वेश्चन आता है ना तो पीपल ड्रॉ ब्लैंक, ठीक है ना। वो आपको ड्रॉइंग ब्लैंक वाला काम नहीं करना है। बाय द वे, जब मैं अभी मैंने बोला ड्रॉ ब्लैंक, ये इडियोमेटिक यूज है यहां लिखते हैं अपन, कहाँ है, ये रहा। मैंने अभी भी क्या बोला था, ड्रॉ ब्लैंक, ब्लैंक मतलब खाली, ड्रॉ मतलब बनाना, ठीक है।
तो जब आपका दिमाग काम नहीं करता है, आप बस ब्लैंक हो जाते हो कि मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, क्या करना है मुझे, कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, देन यू आर ड्रॉइंग अप ब्लैंक। ठीक है, ये इडियोमेटिक यूज है और इसको सेपरेबल में डाल सकते हैं, ड्रॉइंग अप ब्लैंक। समझ में आ गया, राइट? फ्रेजल वर्ब जरूरी हैं। टोटल 500 फ्रेजल वर्ब्स मैंने तैयार किए हैं। ऑलमोस्ट 200 फ्रेजल वर्ब्स मैं ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में दे चुकी हूँ। 100 फ्रेजल वर्ब्स मैं यहाँ दूंगी। फ्रेजल वर्ब्स की थर्ड क्लास लेंगी आपकी मैडम, मैं, ठीक है, मैंने थर्ड पर्सन यूज किया, ओके। तो उसमें अपन देखेंगे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस। वहां पर मैं आपको 200 फ्रेजल वर्ब्स के एक वर्कशीट दूंगी और उस वर्कशीट को आपको अटेम्प्ट करना है। मैं फ्रेजल वर्ब्स दोबारा नहीं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? वो वर्कशीट आपको अटेम्प्ट करनी है, उसको टेस्ट के फॉर्म में अटेम्प्ट करो, उसको चाहे आप नोट्स बनाने के फॉर्म में अटेम्प्ट करो, वो वर्कशीट आपको अटेम्प्ट करनी है। क्लास में मैं आपको अराउंड 20 से 25 फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है ना? तो इसी पैटर्न के ऊपर ये 200 भी होंगे, वो आपको करने हैं। फ्रेजल वर्ब समझ में आ गया? इट्स अ वेरी शॉर्ट क्लास, वेरी इजी। एक शॉर्ट रिविजन करते हैं अपन। कहाँ गए? ओके, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स होता क्या है? वर्ब प्लस पार्टिकल, ठीक है ना? इसके टाइप्स हैं। तो सबसे पहले आपका टाइप है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब ऐसे फ्रेजल वर्ब्स जिसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। मेरे साथ साथ में बोलो, यू डू नॉट वांट टू राइट इन द कमेंट्स, कोई बात नहीं, पढ़ते हुए मेरे साथ साथ में बोलो, ठीक है? तो ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होती हैं? फ्रेजल वर्ब्स कौन से होते हैं? जिसमें फ्रेजल वर्ब को रेफरेंस के लिए किसी ऑब्जेक्ट का होना, प्रेजेंट होना जरूरी है। फिर वो चाहे सेंटेंस में हो, चाहे सेंटेंस की रेफरेंस पहले से हो, चलती आ रही हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, इसको एग्जिस्ट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए। फिर होते हैं इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स कौन से होते हैं? इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स वो होते हैं जिन फ्रेजल वर्ब्स को खुद किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है रेफरेंस करने के लिए, वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग बताते हैं, ठीक है? वेकअप का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, समझ में आ गया था? गुड। उसके बाद में आपके पास है सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स। सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स वो होते हैं जिसमें वर्ब प्लस पार्टिकल, यही फॉर्म है लिखने का, वर्ब प्लस पार्टिकल, वर्ब और पार्टिकल के बीच में दूसरे वर्ड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये होते हैं आपके सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स। उसके बाद में आते हैं आपके इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स। इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स कौन से होते हैं? वर्ब प्लस पार्टिकल एग्जैक्टली उसी फॉर्म में यूज होगा, कोई और वर्ड्स इन दोनों के बीच में नहीं आएंगे। रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स या तो बाद में आएंगे या पहले आ जाएंगे, इनके बीच में नहीं आएंगे। लुक आफ्टर, ठीक है? लुक आफ्टर आपका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद में है आपके क्या है ये? लिटिल मीनिंग वाले फ्रेजल वर्ब्स। वर्ड्स से ही क्लियर हो रहा है, लिटिल मतलब उनका जो मीनिंग निकलता है एग्जैक्टली ट्रांसलेटिव मीनिंग, वैसे ही हम उनको सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे सिट डाउन, जैसे स्टैंड अप, जैसे लुक अराउंड, ठीक है? इनका जो ट्रांसलेटिव मीनिंग होता है उनको सेंटेंसेस में एग्जैक्टली वैसे ही यूज किया जाता है। फिर होते हैं आपके इडियोमेटिक यूजेज वाले एक्सप्रेशंस, फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है? जैसे लुक ओवर हो गया, या फिर यहाँ पर क्या दिया मैंने? लुक आफ्टर हो गया, ड्रॉ ब्लैंक हो गया, थ्रो अप हो गया और यहाँ पर गिव अप हो गया, ठीक है? ये आपके थ्रो अप एक्चुअली में कभी भी ध्यान आया, मैंने लिस्ट में नहीं लिखा हुआ है, ये लगा दूंगी मैं आज, ठीक है? वर्कशीट अटेम्प्ट करनी है, वर्कशीट आपको अटेम्प्ट करनी है। जिस भी क्लास में मैं आपको मेंशन करके बता रही हूँ ना, वर्कशीट्स के मैं बता देती हूँ आपको क्या फ़ायदे हैं। एक तो मैंने एग्ज़ाम के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे ड्रॉ किया है, तो आपके एग्ज़ाम से बाहर का काम नहीं है, ठीक है? RS एग्ज़ाम हो गया, SSC एग्ज़ाम हो गया, रेलवेज़ हो गया, जिसमें भी आपका इंग्लिश का पोर्शन आता है ना, उन सभी एग्जाम्स को मैंने रेफर किया है और आपके लिए हर क्लास की, जिस क्लास में मैं मेंशन कर रही हूँ उस क्लास की मैंने वर्कशीट बनाई है। दूसरी चीज़, इफ़ यू डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन बाइंग एनी बुक, अगर आप कोई किताब नहीं खरीदना चाहते हैं तो मेरी वर्कशीट्स मोर देन इनफ हैं आपके इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए, ठीक है? तो आपको वर्कशीट्स करनी ज़रूरी हैं। अगर आपके पास बुक्स भी हैं ना, तो ये वर्कशीट्स एज अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको काम आ सकती हैं। इन वर्कशीट्स के डेरिवेशंस में आप कर सकते हैं अपने नोट्स तैयार, ठीक है? तो वर्कशीट्स अटेम्प्ट करनी है, इंपॉर्टेंट है, ओके? मैं नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ एंड आई एम स्टिल थिंकिंग कि अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करें। प्रोनाउंस की एक्सरसाइज करते हैं एक, ठीक है ना? कि प्रोनाउंस किस टाइप से आइडेंटिफाई करने हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो देखते हैं। चलो, इस क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग, बाय।